हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। अभी आपके संस्कृत विभाग का एग्जाम है, इसके बाद में आपके सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती भी आ चुकी है और दोनों में ही आपके पद कम हैं। अब पद कम है तो सिलेक्शन लेना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, तो हमें ये काम करना होता है कि हमारा जो स्कोर है, कट ऑफ का जो स्कोर है, वो हमें अधिक मेहनत के साथ ऊपर पहुंचाना होता है। जैसा कि मान सकते हैं कि पहले आपके कट ऑफ 300 के लगभग जाती थी, तो अब हमारा जो स्कोर रहेगा वो 350 तक रहेगा। 350 तक टारगेट रहेगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा। उनमें से जो कुछ विषय है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है कम पदों पर, पढ़ाई तो करनी ही होगी। कोई भी अभ्यर्थी हो, लास्ट जब एग्जाम डेट आएगी तो आपको मन में आएगा ही सही कि पढ़ना तो होगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। सभी अभ्यर्थियों के साथ यही होता है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना होता है अच्छी कम पदों में, सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है कि जो सब्जेक्ट वीक है उनको मजबूत कीजिए। जैसा कि बात करते हैं, आपके अर्थशास्त्र है। अब अर्थशास्त्र ऐसा विषय है एसएसटी में, अगर इसकी बात करें तो इस विषय में अभ्यर्थियों के अमूमन, क्योंकि आप देखते हो कि बीए में अर्थशास्त्र बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं, और जिनके अर्थशास्त्र होते हैं वो उनके या तो वो सीए बन जाते हैं या फिर वो अलग से कुछ काम करते हैं। लेकिन एसएसटी की सेकंड ग्रेड की तैयारी तो करेंगे नहीं अर्थशास्त्र वाले, वो कुछ अलग काम करेंगे। बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं, और जिनके नहीं होते हैं वही अधिकांशतः वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करते हैं, और उनको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है। तो उनके जो अर्थशास्त्र का जो पेपर होता है, तो इसमें से 19% आते हैं। तो 19% में से बात करें तो 19% में से मात्र केवल अभ्यर्थियों के 6 या 7 क्वेश्चन ही सही होते हैं। अब इन 6-7 क्वेश्चनों का जो टारगेट है, होना नहीं चाहिए कि 19 के 19% हमें आए। 19 के 19 प्रश्नों को हम हल कर पाएं, ये टारगेट होना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य ये है, मैंने आपको संपूर्ण कोर्स भी करवा दिया है, लेकिन अब आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं तो आपके बहुत ही काम आएंगे। आपके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। अगर आपके अर्थशास्त्र का पूरा सिलेबस देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका पूरा सिलेबस है अर्थशास्त्र का, जिसमें राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति, मुद्रा की पूर्ति के माप, मांग पूर्ति की सामान्य अवधारणा, उपभोक्ता साम्य, साख सृजन की नियंत्रण की विधियां, निर्धनता, बेरोजगारी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मानव विकास, सतत विकास, विकास के अवधारणा और नीति आयोग ये है। अब इसमें क्या है, जिस तरह से आप जानते होंगे कि गणित का एक ही सूत्र है कि अगर आपको उसके फॉर्मूले नहीं पता तो आपको 0 अंक आएंगे, और फॉर्मूले पता है तो आपके 100 में 100 अंक आएंगे। गणित ऐसा विषय होता है जिसमें से आप 100 से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में ऐसा ही है कि अगर इनका आपको फॉर्मूले मालूम है, इन चीजों के इनके फॉर्मूले मालूम है, तो आपको अर्थशास्त्र में 19 में से 19 प्रश्नों को आप अटेंड कर सकते हो। अब गलत कितनों की वो अलग बात है, लेकिन आप 19 के 19 प्रश्नों को कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले याद है। तो इसमें कुछ चीजें ऐसे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको केवल गणित के कुछ सूत्र होते हैं जिनको आपको याद करने होंगे, बस आपको बार बार रिवीजन करना होगा। तो अंतिम में ये कक्षा लेने का उद्देश्य है कि आप इन चीजों को समझो। मैं टाइम मिलेगा तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ अधिक से अधिक प्रश्न हल कराऊंगा विस्तार से। तो मैंने आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप कोर्स में आपको संपूर्ण करा रखा है, आपको प्रश्न दे रखे, सब चीजें आपके हैं। अब ये आपके पास समय कम बचा है तो इनको आप देख लीजिए, फिर भी आपको समझ में आए तो आपको बहुत फायदा इस वीडियो से मिलने वाला है। तो बात करते हैं, हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पूरे चैप्टर के हिसाब से रहेंगे, आपको क्रम से रहेंगे। जो पहले क्वेश्चन आएंगे वो राष्ट्रीय आय के आएंगे, उसके बाद में उपभोग फलन के आएंगे, उसके बाद में मुद्रास्फीति के क्रम से ही आएंगे पूरे सिलेबस के आधार पर। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय आय का आ रहा है फिर आपके न्यास से आ रहा है, क्रम से ही लूंगा ताकि आपका एक रूटीन बने और आपका एक संपूर्ण अर्थशास्त्र का पूरा रिवीजन हो सके, अच्छे से कोर्स हो सके। इस पर ध्यान देना। देखो, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, सामान्यतः राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, अगर यहाँ पर देखोगे तो राष्ट्रीय आय की गणना कब की जाती है, पंचवर्षीय आधार पर, वार्षिक आधार पर, मासिक आधार पर, दैनिक आधार पर। तो यहाँ बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना आपके वार्षिक आधार पर की जाती है, पंचवर्षीय आधार पर नहीं की जाती। अब यहाँ पर गणना की बात आए तो अब आप बताओ कि राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता होगा 1867-68 में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना भारत के वयोवृद्ध पुरुष है, जिनको वयोवृद्ध पुरुष भी बोलते हैं, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था दादाभाई नेरोजी। दादाभाई नेरोजी ने भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इसके बाद में आपको पता होगा
4 अगस्त, क्या 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई थी। अब राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना हुई तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय आय समिति की जो स्थापना हुई इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस इसके अध्यक्ष थे। ये चीजें आप सभी को ये याद होना चाहिए। पहले जो राष्ट्रीय आय की जो राष्ट्रीय आय जो गणना करता था उसकी स्थापना की गई केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई 1951 में। मैं वही बता रहा हूं जो क्वेश्चन आपके बार बार चिपते हैं, ध्यान देना इन चीजों को। जो क्वेश्चन आपके बार बार चिपते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि यही आप तक 1919 तक यही राष्ट्रीय आय की गणना करता था भारत में। लेकिन 2019 में यहां बात कर रहा हूं, 2019 की बात करता हूं मैं, 1919 की बात नहीं करें, 2019 में क्या हुआ कि 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक संगठन बनाया, उसका नाम था राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। इसके स्थान पर, किसके स्थान पर? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के स्थान पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई। अब इस संगठन की जो स्थापना की गई वो 2 संगठनों को मिलाकर की गई। कितने संगठनों को? 2 संगठनों को। नंबर 1 तो आपकी ये हो गया केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और दूसरा हुआ आपके NSSO। ये NSSO क्या होता है? तो राष्ट्रीय, आपको पता होगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सर्वेक्षण संगठन। ये संगठन और दूसरा संगठन कौन सा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इन दोनों को मिलाकर 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई, और वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ही राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। और जो आपके राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है ये आपके बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े जारी करता है। बेरोजगारी और गरीबी के आंकड़े कौन जारी करता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO। अब जारी कौन करेगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन अब जारी करेगा। तो इतनी बात समझ में आए? पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो बताया मैंने आपको, आपके सेकंड ग्रेड में अर्थशास्त्र में पूरे के पूरे छपे गए हैं। अब बताओ आपके क्वेश्चन कहां से बाहर जाएगा? आपका जाना ही नहीं चाहिए, आपको इनको पूरे क्वेश्चनों को हल करना है। और आपके पास अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास कोर्स नहीं है तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, क्योंकि समय निकल जाता है तो फिर कुछ नहीं आता। बाद में आप कहोगे कि कहां मिले, लेकिन एक क्वेश्चन का भी अगर आपके सिलेक्शन से दूर रह गया तो आप जिंदगी भर पछताओगे, 1 साल के लिए पछताओगे कि ये काश हम उन चीजों को देख लेते हैं। तो आपको इन चीजों को देखना है, इस चीज में आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, बाजार मूल्य पर एनडीपी। अब यहां पर देखो आपकी क्या आया? बाजार मूल्य पर एनडीपी में कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एक चैप्टर से 5 या 10 क्वेश्चन रहेंगे। अब पूरे चैप्टर से मैं आपको 80 क्वेश्चन कराऊंगा। 80 क्वेश्चन में आपका पूरा अर्थशास्त्र कंप्लीट हो जाएगा। और यहां पर देखना, तो बाजार मूल्य पर एनडीपी में क्या जोड़ने पर बाजार मूल्य में एनएनपी प्राप्त होगा। अब यहां पर ध्यान देना, अगर आपने राष्ट्रीय आय पढ़ी होगी, यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 100% इस चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने राष्ट्रीय आय पढ़ी होगी तो आपको 4 चीजें याद होनी ही चाहिए। पहले तो आप गड़बड़ नहीं कर दोगे। कहां पर? आपका बाजार मूल्य पर एनडीपी और बाजार मूल्य पर एनएनपी, इन दोनों क्या है? देखो बिल्कुल दोनों सेम है। आपको अगर पता होगा तो आपको एक तो पता होगा जीडीपी क्या है, एक पता होगा आपको एनडीपी, एक आपको क्या होगा जीएनपी, और एक पता होगा आपको एनएनपी। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि चारों क्या है। अगर चारों मालूम है तो फिर आप बिल्कुल आसानी से इस चैप्टर को पूरा कर सकते हो, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछी गई कि बाजार मूल्य पर एनडीपी, बाजार मूल्य पर बात की गई, किसकी बात की गई? बात की गई इसकी एनडीपी की, बाजार मूल्य पर। और दूसरी बात की गई बाजार मूल्य पर एनएनपी की, तो आपके एनएनपी की बात की गई यहाँ पर। तो दोनों की बात की गई, तो दोनों की क्या इसमें क्या जोड़े, किसमें? बाजार, इसमें बाजार मूल्य में एनडीपी में क्या जोड़े कि हमें बाजार मूल्य पर एनएनपी प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है कि जीडीपी और एनडीपी इन दोनों का मतलब क्या होता है?
ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, जीएनपी और एनपी दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। ये तो है घरेलू सीमा के अंदर, दोनों कौन सी, जीडीपी और एनडीपी घरेलू सीमा के अंदर। और इसमें क्या करते हैं जीएनपी एएनपी में, इसमें क्या होता है कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय होती है उसको भी जोड़ दिया जाता है। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। ये चीजें अगर आप यहाँ समझ जाओगे तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो पहला है, आपको थोड़ा हल्का सा बता देता हूं ताकि आप यहां समझ जाओगे मैं कहूं आपके, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आएंगे, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपके। मैं अब बात करता हूं जैसे आपके जीडीपी का। जीडीपी इसका मतलब क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। क्या मतलब होता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मतलब क्या होता है कि अपने घरेलू यानी कि अपने घर की सीमा के अंदर, अपने देश की सीमा के अंदर अंदर जो भी उत्पादन होता है, विदेशों से प्राप्त आय नहीं, मतलब यहाँ है कि विदेशों की जो भी कंपनियां भारत में हैं उनकी आय भी यहाँ भारत में जोड़ी जाएगी, और जो विदेशों में भारतीय कंपनियां हैं उनकी आय यहाँ जोड़ी, भारतीय सीमा के अंदर जो भी चीजें हैं उन सब की आय इसमें जोड़ी जाएगी। और जबकि जो आपके यहाँ पर ये एनडीपी है, जो आपके एनडीपी है, ये होता है आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसको बात ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, इसमें शुद्ध घरेलू उत्पाद में शुद्ध में क्या है, ऊ की मात्रा है, सुबह ऊ की मात्रा है। तो इसमें क्या करते हैं, एनडीपी में मूल्यह्रास घटाने पर मूल्यह्रास घटा देते हैं। तो मूल्यह्रास में क्या है आपके ऊ है। तो शुद्ध में ध्यान रखना, शुद्ध में अगर मूल्यह्रास यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में अपन मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें तो आपके नीचे वाला है जीएनपी और एनएनपी। तो आपको यहाँ बात करूं तो आपके जीएनपी क्या है, तो जीएनपी है आपके सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को भी जोड़ा जाता है और भारत से विदेशों में गई आय को घटाया जाता है। उसके बाद में जो बच जाता है उसको ही अब जीएनपी कहते हैं। तो अब इसमें अब एक है जीएनपी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये बात आपको समझ में आई। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी ऊ है, क्या है, इसमें भी ऊ। तो अगर जीएनपी में हम क्या घटाएंगे, तो इसमें अगर मूल्यह्रास घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें आपको है एनएनपी प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा आपके कि एनएनपी कैसे प्राप्त होगा, तो एनएनपी प्राप्त होगा जब जीएनपी में मूल्यह्रास घटाएंगे। समझ गए। इसी तरह से अगर बात करें तो आपकी एनडीपी कैसे प्राप्त होगा, तो एनडीपी आपकी प्राप्त होगा आप जब जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाओगे। जहां शुद्ध आ जाएगा, शुद्ध में मतलब यह है कि वहां मूल्यह्रास घटाया गया है शुद्ध में। और आपके जहां पर अगर न्यू आ जाए, आपकी दो लागत होती है, एक तो होती है बाजार लागत, एक होती है बाजार लागत, एक होती है आपके साधन लागत, ठीक है। दो लागत होती है। साधन लागत में क्या होता है कि साधन लागत में स आ रहा है, स का मतलब है सब्सिडी। सब्सिडी में क्या होता है आपके डी, सब्सिडी में क्या है स, और साधन लागत में क्या है स। तो साधन लागत में जो आपकी जो भी चीजें होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो भी शुद्ध घरेलू, सब में साधन लागत में सब्सिडी को जोड़ा जाता है, सरप्लस किया जाता है। सरप्लस क्या किया जाता है, सरप्लस किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें सरप्लस किया जाता है, सरप्लस किया जाता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ये तो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे दिया कि ये चीजें क्या है। तो इसमें देखो एनडीपी में क्या जोड़ने पर, अब एनडीपी में क्या जोड़ेंगे अपन, जब एनएनपी प्राप्त होगी तो एनएनपी में क्या करते हैं, विदेशों से प्राप्त होने वाले आय को जोड़ते हैं। तो इसमें विदेशों से प्राप्त होने वाले आय को इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यह समझना। अगला, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है, तो बताओ कौन करता है। तो आप बताओ, मैंने आप बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2019 में, 2019 में हुई थी। इसकी स्थापना 2019 में हुई राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की। किन किन के सहयोग से, आपके मैंने दो संस्था बताई थी, एक तो बताया CSO और एक बताया था NSO। इन दोनों संगठनों को मिलाकर इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, पूरा चीजें। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा होती है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी और 2015 में इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अब नीति आयोग को आपको अच्छे से याद करना है, नीति आयोग आपका आता ही है सिलेबस में, ठीक है। निम्न में से कौन सी क्रिया से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता है। अब कौन सी क्रिया से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय की गणना में जोड़ा जाता है, मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी आय को राष्ट्रीय आय की गणना। देखो
कौन सी गणना में जोड़ा जाता है? तो वकील के द्वारा प्राप्त मुवक्किल से ली गई फीस को जोड़ा जाता है। बाकी जिसे मैंने यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि निम्न में से किस क्रिया के द्वारा निम्न विकल्पों को चयन कीजिए जिनके द्वारा राष्ट्रीय आय में उनको नहीं जोड़ा जाता। तो राष्ट्रीय आय में चोरी और जुए से प्राप्त होने वाली आय को नहीं जोड़ा जाता है, इस ध्यान रखना, नहीं जोड़ा जाता है। इन तीनों को नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना, किन किन को नहीं जोड़ा जाता है, किसमें? राष्ट्रीय आय में। एक चोरी जुए से संबंधित जो आय प्राप्त होती है उसको नहीं जोड़ा जाता। मित्र परिवार को दी गई निःशुल्क सेवा को भी नहीं जोड़ा जाता। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं जोड़ा जाता राष्ट्रीय आय में। ये चीजें यहाँ पर दिमाग में बैठा लेना। एक भी चीज मिल जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपको मिल गए ना, ये क्वेश्चन के लिए आप बताओ कि हम 100 क्वेश्चन, जैसे हमारे सामने 100 क्वेश्चन रहेंगे, जीके में कितने रहेंगे? जीके में 100, एसएसटी में रहेंगे 150 क्वेश्चन रहेंगे। अब 150 क्वेश्चन के लिए ही हम 15-15, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं सालों से, और उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आगे बढ़ जा रहा है अपना, तो कितनी बड़ी बात है। और एक एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है, वो एक क्वेश्चन ही डिसाइड करता है हमारी जिंदगी को, हमारी नौकरी को। तो यहाँ पर आराम से एक एक चीज को देखना, एक क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? इसमें क्या करेंगे? प्रति व्यक्ति आय क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति आय निकलती है कैसे? जब हम राष्ट्रीय आय में मान लीजिए किसका भाग देते हैं, तो हम राष्ट्रीय आय में क्या, किसका? जनसंख्या का भाग देते हैं। जनसंख्या का भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना कि प्रति व्यक्ति आय किससे प्राप्त होती है? कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का क्या करो? जनसंख्या का इसमें क्या कर दो? भाग दे दो, वो आपको राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? अब यहाँ है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में ओ की मात्रा है तो क्या आएगा? तो ओ में क्या आएगा? मैंने कहा था आपके वो आया तो उसमें मूल्यह्रास क्या होगा? घट जाएगा। किसमें घटेगा? अब यहाँ एनएनपी है तो आपको पता है कि यहाँ जीएनपी में से आपके मूल्यह्रास, जीएनपी में मूल्यह्रास घट जाएगा, वही आपकी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ये मूल्यह्रास ओ की मात्रा आगे समझ गए ना। तो जीएनपी क्या है? जीएनपी का मतलब जानते होंगे ना, यहाँ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मतलब है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घट जाएगा? मूल्यह्रास घट जाएगा, तो उसको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है जीएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। अनुदान का मतलब क्या है? प्लस जुड़ रहा है। अनुदान का मतलब क्या है? सब्सिडी। क्या है? सब्सिडी जुड़ रही है। जहां पर सब्सिडी जुड़ेगी उसको बोलेंगे साधन लागत पर आय। आगे बताऊंगा, अभी आगे से मिल जाएगा आपको। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? एनएनपी ही आपका क्या है? शुद्ध साधन लागत पर। साधन लागत जानते होंगे आप, साधन लागत क्या होती है? साधन लागत का मतलब क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं? सब्सिडी को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सब्सिडी को जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनएनपी बोलते हैं। तो साधन लागत पर एनएनपी ही क्या है? आपकी राष्ट्रीय आय होती है। ध्यान रखना राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, लास्ट वाली जो 4 मैंने आपको बताए थे, 4 में जो लास्ट वाली वही आपके। अब राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था सर्वप्रथम आकलन। कब किया था? 1867 में किया था। और पीसी मार्नोबोलिस कौन है? तो पीसी मार्नोबोलिस आपको पता होगा 4 अगस्त 1949 को जो प्रथम जो राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय प्रतिरोध सर्वेक्षण संगठन यानी कि एनएसओ, ये क्या है? गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है। गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? ये करता है। और डॉक्टर वी.के. आर.ई. राव, ये भी आपके सांख्यिकी संगठन से संबंधित है। अब यहाँ पर आया साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी क्या है? तो आपने बताया था कि यहाँ पर आपका अनुदान जुड़ रहा है, इसमें जिसमें भी आपके अनुदान जुड़ रहा है वही आपकी साधन लागत पर होगा। तो इसमें एक ही देखो, इसमें पूरा एक ही है साधन लागत पर, बाकी आप निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पर आपकी मूल्यह्रास घट रहा है, जहां पर मूल्यह्रास घट रहा है वो क्या होगा? आपके वो शुद्ध होगा। क्या होगा? वो उसका गणना क्या शुद्ध होगा? मूल्य में ऊ की मात्रा है। ऐसे आप समझ भी गए होंगे।
सकल घरेलू उत्पाद में से यदि मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, किसमें जीडीपी में मूल्यह्रास घटा दिया जाए, क्या प्राप्त होगा? तो आपको एनडीपी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको? एनडीपी का मतलब क्या होता है? एनडीपी का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको प्राप्त होगा। बस ये चीजें आप समझ लो, आपको 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद यहाँ प्राप्त होगा। आगे देखो, राष्ट्रीय आय के अनुमान किस विधि के आधार पर दिया गया था? अब देखो, आपकी विधियां कितनी है? आपकी 4 है। राष्ट्रीय आधार पर जो किस अनुमान जो विधियां है उसमें से नंबर 1 है आपके उत्पाद विधि। कौन सी है? एक तो उत्पाद विधि है, एक आपके आय विधि है, एक व्यय विधि है, एक सामाजिक लेखांकन विधि है। 4 विधियां होती है। कितनी होती है? 4 विधियां होती है। लेकिन भारत में केवल 2 विधियों के आधार पर, किसके? उत्पाद विधि और आय विधि के आधार पर ही राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार किए जाते हैं। तो कौन सा सही है? तो आपके पहला और दूसरा सही है। तो उत्पाद और आय की, उत्पाद में क्या होता है? उत्पाद में क्या होता है? उत्पाद विधि में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला कौन सा है? प्राथमिक है। कौन सा है? पहला प्राथमिक है, दूसरा यहाँ पर द्वितीयक है, और तीसरा कौन सा है? तीसरा यहाँ पर तृतीयक है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग और 13 उपक्षेत्रों में, 13 उपक्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो अर्थव्यवस्था को कितने भागों में? यहाँ उत्पाद विधि के अनुसार 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान इसका है, सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय 1950-51 में सर्वाधिक जो योगदान था किसका था? वो प्राथमिक क्षेत्र का था, और धीरे धीरे इसको योगदान घटता जा रहा है। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का धीरे धीरे योगदान घटता जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। सकल घरेलू उत्पाद क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है? जीडीपी। एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? आपके यहाँ पर जीएनपी। इनमें किसका अंतर होता है? तो किसका अंतर होता है? वो एक पहला वाला कुछ नहीं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधारण आय का अंतर ही होता है। अब यहाँ देखो, उपभोग पर रचट प्रभाव किसने बताया? उपभोग फलन। आपने देखा होगा उपभोग फलन, मैंने कहा था आपको ना पढ़ा होगा उपभोग फलन के बारे में, आपने पढ़ा होगा उपभोग फलन क्या है। तो उपभोग फलन क्या है? ये क्या है? ये क्या है कि आपका जो आपके जैसे आय, यानी कि जो आपकी इनकम है, इनकम और उपभोग के बीच में जो आपके संबंध बताता है उसको ही उपभोग फलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जैसे अगर आय बढ़ती है तो आपकी आय बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका उपभोग भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आज आपकी इनकम 5,000 रुपये है तो आप उस हिसाब जूते पहनोगे। आपकी इनकम 5 लाख होगी तो आप उस हिसाब जूते पहनोगे। आज विराट कोहली है तो आज बोतल पानी पीता है वो 1000 में आती है। लेकिन जब जो विराट कोहली नहीं था, सामान्य क्रिकेटर था गली मोहल्ले का, तो वही पानी अपनी तरफ पीता था। जैसे जैसे आय बढ़ती है उसका उपभोग भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो यही उपभोग फलन है। इन दोनों के बीच में, यानी कि आय और उपभोग के बीच में जो संबंध बताता है, जो संबंध है उस संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। इस बात को ध्यान देना है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, जिस हिसाब से आय बढ़ती है उस हिसाब से उपभोग नहीं बढ़ता है। आय तो तेज गति से बढ़ती है लेकिन उपभोग धीरे धीरे बढ़ता है। इस बात पर ध्यान देना। दोनों के बीच में जैसे उपभोग प्लस क्या हुआ? एफ प्लस वाई। ये है आपका उपभोग फलन का, यानी कि ये सूत्र है। तो इसी का मतलब क्या है? उपभोग क्या है आपका? उपभोग। और वाई का मतलब क्या है? आपके आय। क्या है आपके आय? तो एफ क्या है? यानी कि आय और उपभोग के बीच में जो संबंध होता है उपभोग फलन कहते हैं। तो यहाँ आंसर क्या है? यहाँ उपभोग पर रचट प्रभाव किसने बताया? तो जेम्स आपके ड्यूसनबरी ने इसमें रचट प्रभाव बताया था। किसने? ड्यूसनबरी में। अब रमन यहाँ पे चल रहा है तो वैसे आप ध्यान देना, रचट प्रभाव ड्यूसनबरी ने बताया था। निम्न से कौन सा कथन किन्स के उपभोग फलन का मेल खाता है? उपभोग का किन्स ने क्या कहा था कि उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि से कम तीव्रता से होती है। यानी कि आय तो ज्यादा बढ़ती है, आय में जो बढ़ती है, लेकिन उपभोग धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि आय तो बढ़ती है लेकिन उपभोग जो वृद्धि है वो आय की तुलना में धीरे धीरे कम होती है, समान नहीं होती है। दोनों में क्या समान वृद्धि नहीं होती? दोनों अनुपातिक रूप से नहीं बढ़ती है। या इस बात पर यहाँ पर ध्यान देना है। तो आंसर ये आपका सही रहेगा। केन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है। प्रभावपूर्ण मांग क्या निर्भर करती है?
तो कुल मांग और कुल पूर्ति के फलन पर प्रभाव करती है। तो मांग और पूर्ति का नियम आपको पता होगा, मांग और पूर्ति को भी मैं आगे बता दूंगा ताकि आप यहाँ पर समझ जाओगे कि मांग क्या है और पूर्ति क्या है, दोनों की कब चीजें होती है। तो मांग की अलग चीजें है और पूर्ति अलग चीजें है। अगर यहाँ पर एक डायग्राम आपको याद होगा, एक डायग्राम तो ये वाला होगा, याद होगा आपको। ये डायग्राम जैसे मैं कहूँ तो ये डायग्राम किसका है बताओ मुझे, और एक डायग्राम ये वाला है। तो डायग्राम, दो डायग्राम, ये तो है आपका मांग वाला है का, किसका, मांग का, ये है आपका पूर्ति का डायग्राम है ये वाला। अगला, उपभोग के जीवन चक्र परिकल्पना ये बताती है कि उपभोग क्या, यानी कि अब यहां पर किससे संबंधित है कि उपभोक्ता के पूरे जीवन की प्रत्याशित आय का फलन है। पूरे जीवन की प्रत्याशित आय का फलन है क्या, जीवन चक्र परिकल्पना। अगला, उपभोग फलन के निर्धारित तत्व है। तो आज के दो तत्व है, व्यक्तिगत और वस्तुगत, दो ही तत्व उपभोग फलन के। अब उपभोग फलन की बात करें तो उपभोग फलन के दो तत्व होते हैं, एक तो स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर। तो यहाँ से उपभोक्ता के अगर बात करें तो वो आय और उपभोग उस पर ही निर्धारित करता है कि वो कितना उपभोग करेगा। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो एक बात ध्यान देना, मैं कहता हूं आपके परोज्य आय क्या होती है, आपकी परोज्य आय जानते होंगे आप, ये इसको बोलते हैं खर्च करने योग्य आय, खर्च करने योग्य आय। अब ये क्या होती है, खर्च करने योग्य आय क्या होती है, इसको समझ लो। अगर इसको समझ गए तो आप समझ जाओगे। खर्च परोज्य आय बोलो या फिर आप खर्च करने योग्य आय बोलो, बहुत सी बार आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है, 10 रुपए टोटल, कुल कितने रुपए हैं आपके पास, 10 रुपए हैं। आपके कुल पैसे कितने आपके पास, कुल रुपए कितने आपके पास। तो कुल अगर यहाँ बात करें, मैं आपको यहाँ साफ साफ बता हूँ, एक बार समझना। अगर आप यहाँ समझ जाओगे तो समझने के बाद में, अगर यहाँ देखो एक बात है, मेरे पास कुल जो इनकम है वो कुल इनकम है मेरे पास 10 रुपए। कितने रुपए हैं, 10 रुपए इनकम है। अब 10 रुपए में से अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए में से मैंने उपभोग किए, उपभोग मतलब खर्च किए, कितने रुपए खर्च किए, मैंने 6 रुपए खर्च किए। 6 रुपए खर्च करने के बाद में मैंने उसके बाद में पास कितने रुपए बचे, तो बचत कितनी रही मेरे पास, 4 रुपए रही। कितने रुपए रही, 4 रुपए। अब मेरे पास बचत कितनी रही, 4 रुपए। अब मैं बताऊं कि आप मेरी, अगर मैं बताऊं तो मेरी कुल इनकम को कैसे जानोगे आप। मैं कहूं कि मेरी इनकम कुल कितनी है, तो आपका एक तरीका और है कि आप किसी व्यक्ति का ये ज्ञात कर लो कि उसका उपभोग कितना है और उसकी बचत कितनी है। अगर आपको दोनों मालूम चल जाएगा तो दोनों को प्लस कर लो, प्लस करने के बाद में आपको मालूम चल जाएगा उसकी इनकम कितनी है। जैसे बात करो, मेरा उपभोग 20 रुपए है, कितने रुपए, 20 रुपए मेरा उपभोग है, मेरा उपभोग 20 रुपए है। अब 5 रुपए मेरी बचत है, तो मेरा कुल इनकम कितनी है, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर आपकी कुल इनकम कितनी, 25 रुपए। उपभोग और बचत को दोनों को जोड़ने के बाद में ही जो मिलता है उसको ही कुल इनकम कहते हैं। तो परोज्य आय क्या है, तो परोज्य आय को ज्ञात करने के लिए आपको उपभोग और बचत दोनों को जोड़ दो, जिससे आपको क्या मिल जाएगी, आपको परोज्य आय मिल जाएगी। ठीक है, या फिर आपको कुल इनकम मिल जाएगी। तो परोज्य आय, खर्च करने योग्य आय क्या है, तो उपभोग और बचत दोनों का क्या है, पूरा दोनों का वो है। उपभोग यानी कि इसमें से आप कर निकाल दो, क्योंकि उपभोग उतने, जैसे इसमें जो परोज्य आय है तो इसमें से आप जो कर रहे हैं, जो इनकम टैक्स है, तो टैक्स को निकाल दो। टैक्स को चुकाने के बाद में ही व्यक्ति उपभोग करता है और बचत करता है। तो इसमें ध्यान देना कि आप परोज्य आय क्या होती है कि टैक्स निकालने के बाद में जो कुल आय होती है वही आपके परोज्य आय होती है। या फिर बोल सकते हैं कि उपभोग और बचत दोनों का जो जोड़ है, जो दोनों का सरप्लस है, दोनों का जो योग है वही आपकी परोज्य आय होती है। यही आपकी उपभोग फलन है, इस बात को ध्यान देना। देखो, बचत और परोज्य आय का अनुपात है। बचत अब परोज्य आय का अनुपात कहलाता है, औसत बचत प्रवृत्ति कहलाती है आपकी एपीसी, और एक होती है आपकी एमपीसीएस, इसको बोलते हैं सीमांत, जो उसको सीमांत पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद की कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। अब यहाँ से कल पढ़ेंगे, कल वाले वीडियो में, तो इसको किस कहते हैं, मुद्रास्फीति वाला टॉपिक को अगले पढ़ेंगे। तो हमारे कितने टॉपिक हो गए, तो आज हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं। कितने, देखो यहाँ पर कौन कौन से हुए हैं, तो यहाँ पर देखो, एक तो वह राष्ट्रीय आय वाला हो चुका है, एक उपभोग फलन वाला हो गया। कल वाले वीडियो में हम 3 करेंगे, मुद्रास्फीति भी करेंगे, मांग पूर्ति का गणना भी करेंगे और उपभोग का समय भी करेंगे, तीनों समान है। आज थोड़ा टाइम राष्ट्रीय आय में लग गया, अब कल वाले टॉपिक में है, इन तीनों को आराम से समझेंगे, मुद्रास्फीति को, मांग पूर्ति की अवधारणा को और उपभोक्ता सामय को। ठीक है, अब आपका लास्ट दिन है, तो
एक तो आपके अगर आपके पास जो क्रैश कोर्स हो ब्रह्मास्त्र SST का, उसको जरूर ज्वाइन करना। 249 रुपये का मात्र है, अभी आपके लास्ट रिविजन में ही काम आता है। तो आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर वहाँ जाना और वो ब्रह्मास्त्र कोर्स है उसको जरूर SST वाला आप ज्वाइन करना, वो आपको बहुत ही फायदा देगा। क्योंकि सीरियसली आप तैयारी कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा, आपको वो बहुत आगे बेनिफिट देगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। हमने तैयारी शुरू तो कर दी है सामाजिक की। अब सामाजिक में सिलेक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आपका कॉन्फिडेंस जब भी आएगा आपके अंदर से जब आप अर्थशास्त्र में अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपने अर्थशास्त्र में अच्छा स्कोर कर लिया, बाकी विषयों को तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, अच्छे से आपको कोर्स करवाई दिया, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं, उनमें आप आराम से सही कर लोगे। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ तो अर्थशास्त्र में आपको पता है कि अर्थशास्त्र में मुश्किल से मैंने आपको हर बार बताते आया हूं कि अर्थशास्त्र में आपको कम से कम अच्छा स्कोर करना है। अगर एवरेज देखें तो एवरेज जो स्कोर रहता है अर्थशास्त्र विषय में तो वो रहता है मुश्किल से 6 या 7 क्वेश्चन। कितने में से? 19 में से। अगर हम बात करें तो आपके जनरल की कट ऑफ जो जाती है आपके वो 300 से 320 के बीच में जाती है। एक कारण क्या है? कारण यही है कि अर्थशास्त्र जैसे विषय हैं, इन विषयों के कारण ही आपकी कट ऑफ कम जाती है। अब आपके पद कम है तो आपको अर्थशास्त्र जैसे विषय में आपको अच्छा स्कोर करना होगा। अगर इसमें अच्छा स्कोर करोगे तो बाकी को मैंने आपको करा दिया, उनमें आप अपने आप अच्छा स्कोर कर लोगे। इसको भी मैंने आपको संपूर्ण करवा दिया, आपके सब क्वेश्चन ऐड कर दिए, आपका बुक ऐड कर दी, आपका वीडियो सब ऐड है, तो वहाँ पर आप अच्छे से कवर करना। और यहाँ पर देख लो आप एक बार इनके क्वेश्चन। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या क्या करवाया था, तो पहले वाले वीडियो में अगर बात करें तो आपको मैंने राष्ट्रीय आय को पूरा करा दिया था, उपभोग फल उनको पूरा करवा दिया था। आज बात करेंगे आपके ये मुद्रास्फीति की बात करेंगे। आज मुद्रास्फीति को पढ़ेंगे पूरा और मांग पूर्ति की सामान्य अवधारणा को पूरा करेंगे, उपभोक्ता सामय को पूरा करेंगे। ये मेन टॉपिक है जहां से आपके दो क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो नीचे वाले जो पार्ट है उसको आराम से समझ जाओगे। जो अर्थशास्त्र है वो गणित की तरह होता है, एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा उसके बाद में आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। और आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र कोर्स भी है, जिन्हें अभ्यर्थियों ने ब्रह्मास्त्र कोर्स अभी तक नहीं लिया संस्कृत विभाग के लिए, ये ब्रह्मास्त्र कोर्स आपको एक बूस्टर डोज की तरह काम करेगा। एक तरह से आपका लेवल बहुत ऊपर उठाएगा, यहाँ से सीधे सीधे बहुत से क्वेश्चन आपके छपेंगे। तो इस ये ब्रह्मास्त्र कोर्स आप सभी के पास, संस्कृत विभाग वालों के पास, सभी के पास होना अनिवार्य है। जो आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद में आप क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं इनको यहाँ पर देखना। आपको रिवीजन तो करना ही है, तो रिवीजन यहाँ पर आपका शानदार हो रहा है। अब मुद्रास्फीति की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से हमने 25 क्वेश्चन देख लिए थे। 26वां क्वेश्चन क्या है, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना, आराम से करेंगे। पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। और कीमत स्तर में मुद्रास्फीति क्या है, पहले तो ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। अब यहाँ पर आपको मुद्रास्फीति को समझना होगा। मुद्रा क्या है? मुद्रा का मतलब, मुद्रास्फीति का मतलब है कि मुद्रा का प्रसार। क्या है? मुद्रा का प्रसार का मतलब है कि मुद्रा ही मुद्रा हो जाना, बाजार में पैसा ही पैसा हो जाना, आपके पास पैसा ही पैसा हो जाना, उसको क्या बोलेंगे? मुद्रा प्रसार। अगर आपके पास पैसा ही पैसा हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आप वस्तुओं की अधिक मांग करोगे। जहां पर आप एक जोड़ी कपड़े पहनते थे, पहले आपके पैसे नहीं थे, अब पैसे होने के बाद में आप क्या करोगे? अब आप 10 जोड़ी कपड़े पहनोगे, 2 जोड़ी जूते पहनेंगे। पहले 1 जोड़ी जूतों में काम चला रहे थे। अब मतलब इसका मतलब यह है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा ही पैसा हो जाता है, इसलिए क्या करता है कि फिर वस्तुओं की ज्यादा मांग करेंगे। अब 10 जोड़ी कपड़े पहनेंगे तो वस्तुओं की मांग ज्यादा हो रही है, कपड़ों की ज्यादा मांग हो रही है। जूते ज्यादा पहनेंगे तो जूतों की ज्यादा मांग हो रही है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का प्रसार होने के कारण क्या होता है कि वस्तुओं की मांग बढ़ती है। क्या होती है? वस्तुओं की मांग बढ़ती है। और मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? अब मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? तो वस्तु भी तो कहीं ना कहीं बनती होगी ना। अब 10 जोड़ी कपड़े आप पहन रहे हो तो 10 जोड़ी कपड़े कहां से आएंगे? फैक्ट्री में बनेंगे, या जूते कहां बनेंगे? फैक्ट्री में बनेंगे। तो फैक्ट्री भी अधिक से अधिक क्या करेगी? उत्पादन करेगी। और उत्पादन करेगी तो इसलिए श्रमिकों को रोजगार देगी।
और श्रमिकों को नया रोजगार मिलेगा। तो रोजगार मिलेगा तो जिससे क्या होगा, मुद्रास्फीति में नंबर 1 क्या होगा कि मुद्रा में प्रसार होगा। मुद्रा में प्रसार होगा तो वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं को अधिक उत्पादन करने के लिए मजदूरों को रोजगार मिलेगा। तो क्या होगा, इसमें रोजगार बढ़ेगा। क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। अब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, अब रोजगार बढ़ेगा तो मजदूरों को रोजगार मिलेगा तो उनके पास और पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो दोबारा और मुद्रा उनके पास आएगी, श्रमिकों के पास दोबारा मुद्रा आएगी तो और फिर मुद्रा ज्यादा और मार्केट में आएगी तो फिर मांग बढ़ेगी, किसकी, वस्तुओं की। पैसा ही पैसा हो जाएगा। अब वस्तुओं की जितनी मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता ही जाएगा। क्या जाएगा, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता ही जाएगा। आज वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो अब मान लीजिए, आज अगर मान लीजिए जैसे आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा पेप्सी का। पेप्सी की एक समय था इसकी मांग बहुत थी, मांग बहुत थी तो इसकी कीमत बहुत बढ़ गई, इसकी कीमत बहुत बढ़ गई। अब मांग नहीं है तो इसकी कीमत कोई खरीदने वाला है ही नहीं। मांग के ऊपर अगर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे आपने नाम सुना होगा वेनेजुएला का नाम। वेनेजुएला एक देश है, तो इस देश ने क्या किया, इस देश ने क्या किया कि यहाँ पर बहुत से नोट छाप दिए। अब छापने के कारण क्या हुआ कि मुद्रा ही मुद्रा हो गई, और सभी लोगों का पैसा ही पैसा हो गया। तो सभी को क्या हुआ कि अब वहां पर जो पानी की बोतल 15 रुपए में आती थी, वो पानी की बोतल अब 2000 रुपये में आने लग गई। कितने में, 2000 रुपये में आने लगी। यानी कि एक ही वस्तु की जो कीमत पहले कम थी वो उस वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा हो गई, कीमतें बहुत बढ़ जाती है। अगर मांग ज्यादा होगी तो कीमतें बहुत बढ़ जाएगी। आज आपको एक जोड़ी जो कपड़े हैं, अगर वो एक जोड़ी कपड़े आपके 2000 के आ रहे हैं, तो अगर मुद्रास्फीति ज्यादा रही, मुद्रास्फीति अगर मान लीजिए आपके बहुत ज्यादा रही, तो वो एक जोड़ी ही कपड़े आपकी मांग अधिक बढ़ने के कारण वो 1 लाख क्यों जाएंगे। तो मुद्रास्फीति सही है या नहीं है, तो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। केवल एक सीमित मात्रा में, केवल एक सीमित मात्रा में, यानी कि मुद्रास्फीति 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक साल में 6% से अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर 6% से अधिक मुद्रास्फीति होगी तो उस खतरनाक होगी। तो अब मुद्रास्फीति एक सीमित स्तर के लिए आवश्यक है। तो इसका मतलब आप समझ गए मुद्रास्फीति क्या है। यहाँ पर अब आपको कौन सा भी क्वेश्चन आए आप समझ जाओगे कि मुद्रास्फीति में क्या होगा। मुद्रास्फीति में मुद्रा का प्रसार होगा, प्रसार होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा, पुनः होगा। तो क्या सही, ये समझ गए ना आप। इस बात को बस यहाँ से ही आप समझ लो। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ना भी खतरनाक क्यों है, बढ़ना इसलिए खतरनाक है कि बढ़ना इसलिए खतरनाक है कि वस्तुओं के मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए मुद्रास्फीति मुख्यतः अगर बात करें तो मुद्रास्फीति की दर है वो 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। भारत में जो मुद्रास्फीति है वो क्या मानी गई है, 2 से 6% के बीच में। अगर मुद्रास्फीति 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए, अगर मालूम थोड़ी बहुत हल्की होनी चाहिए, मतलब जैसे 2% प्रतिवर्ष की दर से वस्तुओं के जो दाम है, जो मूल्य है, जो मुद्रा है वो 2 से 6%। जैसे मान लीजिए आज आपके यहाँ आज 2024 है, तो 2024 है तो 2024 में हमारे पास 100 रुपए थे, तो 2025 में अब कितने रुपए होने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास 102 रुपए से 106 रुपए हमारे बाजार में होना चाहिए, 2 से 6 रुपए बढ़ना चाहिए। फिर अगली बार बात करेंगे तो यानी कि इतना ही पैसा बढ़ना चाहिए बाजार में। जैसे आज 1 लाख करोड़ रुपए भारत में है, तो 1 लाख करोड़ का केवल 2 से 6% ही मुद्रा भारत में बढ़नी चाहिए। फिर अगर मुद्रास्फीति, इस बात को यहाँ समझना, विस्तार से मैं आपको समझा दिया, आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, लेकिन इतना टाइम नहीं कि मैं आपको दोबारा इस तरह से कराऊं, क्योंकि अब आपको रिवीजन करना है, आपको फटाफट कोर्स करना है, ये यहाँ पर ध्यान दे लेना, ठीक है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, इसका सही आंसर क्या है, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। उपयुक्त सभी क्या सही है क्या, तो क्या देखो यहाँ पर नंबर 1 वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती सही है। मुद्रास्फीति में जो कपड़े थे तो कपड़ों की अत्यधिक मांग के कारण क्या हुआ कि कपड़े की बहुत ज्यादा मांग होने के कारण, जूतों की बहुत ज्यादा मांग होने के कारण क्या हुआ कि जो कपड़े पहले 2000 के थे अब अत्यधिक मांग के कारण क्या हुआ कि अब बेचने वालों ने कपड़ों की मांग बहुत ज्यादा हो रही है, तो बेचने वालों ने मुनाफा कमाने के लिए कपड़ों को अब 10,000 कर दिए, 1 लाख रुपए कर दिए कि एक जोड़े कपड़े हैं, अब वो 10,000 रुपए के आएंगे, कितने आएंगे 10,000 के। तो क्या होता है, वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है मुद्रास्फीति में। मुद्रा के मूल्य में अत्यधिक गिरावट सही है। जहां पर आपके 2000 रुपए में आ रहे थे तो मुद्रा का मूल्य क्या हुआ, गिरावट आ गई। उसका जो मूल्य था, उसका मोल था मुद्रा का, आज पहले 2000 रुपए में ही आपका ज्यादा आज 10,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। उसका जो मूल्य है ना, मुद्रा का जो मूल्य, उसकी जो क्रय शक्ति है मुद्रा की, वो गिरावट आ जाती है उसमें मुद्रास्फीति में।
उसकी क्रय शक्ति में, जहां आप 2000 रुपए में आप एक जोड़ी कपड़े सिलाते थे, आज उसकी क्रय शक्ति में कमी आ गई। आज आप बहुत कम क्रय कर सकते हो। आप 2000 में क्रय नहीं कर सकते, आप 10,000 को क्रय करना पड़ेगा। आपको मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्रय शक्ति आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। पहले आप 2000 मुद्रास्फीति में, अब आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। आपको मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई। इस बात को यहाँ पर दिमाग में बैठा लेना। और उत्पादन में वृद्धि होगी नहीं होगी? उत्पादन में वृद्धि होगी, मांग बढ़ेगी, मुद्रा का प्रसार होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार भी बढ़ेंगे। तो उपयुक्त क्या है? आपके सभी है। सही है, यही आएंगे, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। कोई आपके यहाँ पर कोई लेक्चर एग्जाम नहीं है, कोई यहाँ पर आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको बस यहाँ समझना है। एक बार समझ गए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार मेरा जो कोर्स किया होगा, आपने कोर्स ले रखा होगा आर्यमान, इसलिए वहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, प्रश्न ग्रेड के, और उन चीज़ों को देख लेना, एक बार अच्छे से कर लेना। आपके अपने आप अर्थशास्त्र में बहुत ऊंचा स्कोर आपके हो जाएगा। और इन क्वेश्चनों को भी एक बार अंतिम रिवीजन कर लेना। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति होती है जब, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति होती है जबकि कब होती है आपकी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति कब होती है? बताओ, मांग प्रेरित क्या होता है? आपने यहाँ समझना कि मांग प्रेरित क्या होता है। आपको देखो, एक तो मांग होता है, एक आपकी पूर्ति होती है। ये दोनों टॉपिक आपके किस में है? आपके सिलेबस में है। तो वस्तुओं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि, मांग में पूर्ति की अपेक्षा तीव्र वृद्धि, उत्पादन लागत में तेजी से वृद्धि, मांग का उत्पादन पूर्ति की तुलना में कम हो जाना, उनमें से कोई नहीं। तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जब क्या होता है कि पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो। जैसे मान लीजिए आज आपके बाजार में है, एक बाजार है, तो बाजार में तो आपके जो पूर्ति है और पूर्ति केवल आपके, या जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 बोतल की ही पूर्ति हो रही है, 10 बोतल की पूर्ति, और मांग यहाँ पर आपकी कितनी है? 15 बोतल की है। अब यहाँ मांग की पूर्ति की तुलना में मांग ज्यादा है, तो मांग ज्यादा रहेगी तो अपना मुद्रास्फीति बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक श्रमिकों को लगाया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, तो जिससे रोजगार बढ़ेगा। तो आप ध्यान देना कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अलग अलग प्रकार की होती है। मांग प्रेरित होती है, लागत प्रेरित होती है, ढांचागत होती है, या फिर जैसे अलग अलग चीजें होती है जहां पर आपको पढ़ना होगा। आगे बात करते हैं, मुद्रास्फीति का लोगों की आय पर क्या प्रभाव होता है? अगर मुद्रास्फीति रहेगी तो क्या होगा? आज मुद्रास्फीति रहेगी तो क्या होगा? उसमें यही होगा कि लोगों की जो वास्तविक आय है वो कम कर देगी। जैसे मुद्रास्फीति आप बात करो, जैसे मेरे पास आज आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ। जैसे देखो, आज मेरे पास 1 लाख रुपए है। क्या है मेरे पास? 1 लाख रुपए है, और मैं आज आपके दिसंबर 2024 है, तो दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूँ। ये दिसंबर 2024 है। अब मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए मैंने तिजोरी में रख दिए। कहाँ रख दिए? तिजोरी में रख दिए। अब 1 लाख रुपए से मेरे पास अभी वर्तमान में 1 तोला सोना आता है। अभी तो जैसे 80,000 रुपए ना, तो मेरे पास 1 तोला सोना अभी आ जाता है, और लेकिन मैंने 1 लाख रुपए यहाँ रख दिया, तिजोरी में रख दिया, यहाँ पर मैंने सोना नहीं खरीदा। अब आएगा आपके 2030, क्या आएगा आपके 2030? मुद्रास्फीति के कारण क्या हुआ? मांग के कारण क्या हुआ? सोने की कीमतें बढ़ती गई। सोने की कीमतें क्या हुई? बढ़ती गई, और बढ़ती गई तो सोने की कीमतें हैं वो 1 तोला की जो कीमत है 2030 में, वो 1 तोला की जो कीमत है 2030 में वो क्या हो गई? 3 लाख रुपए तोला हो गई। कितनी होगी? 3 लाख रुपए तोला होगी। ठीक है, कितनी हुई? 3 लाख रुपए तोला हो गए। किसके कारण? मुद्रास्फीति कारण। तो क्या हुआ? अगर हम 1 लाख रुपए अगर 2030 में निकालेंगे तब भी वो 1 लाख रुपए ही निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 1 लाख रुपए ही निकलेंगे, और लेकिन उसकी जो मुद्रा का मूल्य है वो कितना कम हो जाएगा। अब आपको जहां 1 लाख रुपए में आप 1 तोला सोना ले रहे थे, अगर आप 1 तोला सोना खरीद कर आप 1 तोला सोना वहां तिजोरी में रखते, और रखने के बाद में आप 2030 में निकाल के उस 1 तोला सोने को, तो आप उसको बेचकर उस 1 तोला सोने से आप 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए तो कमा ही लेते, बट्टा काट कोट 2.5 लाख रुपए निकलते फिर आपको। लेकिन जो आपके पैसे थे नगद, अगर आपने अपने नगद पैसे रख लिए तो बढ़ेंगे थोड़े, कोई जादू मंत्र थोड़ी है जो 1 लाख से आपके 3 लाख हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। तो इस बात को समझना, कभी भी मुद्रास्फीति की स्थिति में जब भी मुद्रास्फीति रहती है तो कभी भी नगद पैसा तिजोरी में नहीं रखना चाहिए, वो वैसे वैसे रहेंगे। और मुद्रास्फीति के कारण आज मान लीजिए आपके 2010 में अगर बात करें, किसी व्यक्ति ने तिजोरी में अगर मान लीजिए उस समय तिजोरी में उसने 1 लाख रुपए रख दिए,
और उसने 2024 में अभी निकाला हो क्या 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अभी निकाला हो, तब भी 1 लाख रुपए निकले। अब 2010 में अगर बात करें तो उस समय सोना था कितना था, 20,000 रुपए तोला था, 20,000 रुपए तोला था। तो उस समय 1 लाख में उस समय 5 तोला सोना आता, कितना तोला, 5 सोना। आज उसने 2024 में निकाला तो 1 लाख रुपए निकले, तो 1 लाख से भी 1 तोला रहा है, तो 4 तोला का नुकसान, 4 लाख का नुकसान हो गया। तो क्या हुआ, वास्तविक आय को कम कर देती है, इस बात को ध्यान देना है। तो इस बात को आपको जीवन में भी ध्यान करना है। भारत में मुद्रास्फीति रहती है तो आपको कहीं ना कहीं निवेश करना है, पैसों का कहीं ना कहीं निवेश करना है, आपको कहीं तिजोरी में बंद करके नहीं रखना है। इस बात को भी आपको समझना है। या एफडी करा दो या कुछ न कुछ करा दो, लेकिन इसे रखना नहीं है आपको। मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, यहां पर समझना, दिमाग में बैठाना चीजें। मतलब जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, मुद्रास्फीति का मतलब है कि मुद्रा का प्रसार, मुद्रा का प्रसार। अब मुद्रा को कम कैसे किया जाएगा, जो मार्केट में जो बाजार में जो पैसा है उस पैसा को कैसे कम किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मुद्रा को या तो सरकार वापस उस कलेक्ट कर ले, सरकार अपने पास खींच ले। तो कैसे खींचेगी, लोगों से जो पैसा है वो पैसा सरकार खींच ले, उसको रोकने के लिए। तो क्या करेगी, तो सरकार क्या करेगी, नंबर 1 आरबीआई द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर। अब आरबीआई क्या करेगी, रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां बेचेगी अपनी। अब प्रतिभूतियां बेचेगी तो लोग क्या करेंगे, लोग जो लोग हैं, व्यक्ति है, वो प्रतिभूतियां क्या करेंगे, खरीदेंगे। अब खरीदेंगे तो खरीदने के लिए क्या देंगे, पैसे देंगे, पैसे देंगे। और पैसे कहां जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, और आरबीआई उन पैसों को अपने पास स्टॉक कर लेगा, जिससे क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा मार्केट में। नंबर 1 स्टॉक कर लेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक प्रतिभूतियां क्या करेगा, हाँ बेचकर, समझ रहे हो, बेचेगा तो बेचेगा, लोग खरीदेंगे, खरीदेंगे तो खरीदेंगे, लोगों का पैसा कहां जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके लगाम लगेगी। नंबर 1 बैंक दर में वृद्धि करके, सही है, आप बैंक दर में वृद्धि कर दो। वृद्धि करेंगे, जैसे मान लीजिए आप बैंक दर में, जैसे मैं बात करूं, आज आपके 1 लाख रुपए बैंक में जमा है, अभी बैंक बहुत कम आपको ब्याज देता है, लेकिन वहां बैंक दर में वृद्धि कर दो कि अभी आपको जो ब्याज है वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो लोग अधिकांश से अधिक लोग क्या करेंगे, बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो बाजार से ऑटोमेटिक पैसा कम हो जाएगा, लोग सभी बैंक में पैसा जमा करेंगे, सबके पास पैसा कहां चल जाएगा, बैंक चल जाएगा, जिससे भी क्या होगा, मुद्रास्फीति कम होगी। तो नंबर 1, नंबर 2 केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदोगे तो क्या होगा, तो सरकार को, अगर केंद्र सरकार प्रतिभूतियां खरीदेगी बाजार से खरीदेगी तो केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा बाजार में, और पैसा देगा तो वापस पैसा कहां चल जाएगा, बाजार में चल जाएगा। तो ये गलत है, खरीद कर नहीं। ये तो मुद्रास्फीति तो क्या है, 1 और 2 इसका आंसर सही है। तो नियंत्रित किया जाता है, दिमाग में बैठा लो, एक बार बैठ गया, गणित का जो सूत्र बैठ गया, उस तरह से इसका सूत्र बैठ गया, तो आपको कोई हिलाने वाला नहीं है। बस बात यही है, पद 1 हो या 2 हो। जैसे बात करते हैं आपके अभी कॉलेज लेक्चर में बात करें तो अभी वैकेंसी आई, उसमें 550 पद हैं। 550 पद है, किसी किसी विषय में, किसी इतिहास है तो इतिहास में कुल पद है 41 है, संस्कृत में इतिहास में 31 है, संस्कृत में 23 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी तैयारी बहुत शानदार है। जैसे आपकी कट हो जाती है 330 के लगभग, तो इस बार आप समझ की तैयारी करो तो आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि मैं इस बार 350 के ऊपर नंबर लेके आऊंगा। अपने आप आपकी तैयारी इतनी अच्छी कर लो, आपको कंपटीशन किसी से तुलना नहीं करनी, बस आप तो तुलना करो कि इस बार मैं 350 से अधिक नंबर लेके आऊंगा और रिकॉर्ड तोड़ लूंगा, तो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। यही काम मुझे आपको करवाना है, ठीक है। आगे बात करो, मांग के नियम का सच्चा अपवाद है। मांग का नियम क्या है, मांग का नियम सुनना मेरी बात, मांग का नियम क्या है, ये तो अपवाद की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या है कि मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम ये है कि अगर आपकी आय बढ़ती है, क्या अगर आपकी आय बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका मांग भी बढ़ेगी। क्या होगा, आपकी मांग भी बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए आज मेरी आय है 10,000 रुपये, तो मैं उस हिसाब से बड़े पहनूंगा। आज मेरी आय है तो 50,000 रुपये, तो मैं उस हिसाब से मांग करूंगा। समझ रहे हो ना आप, जैसे जैसे आय बढ़ेगी उसकी मांग भी बढ़ेगी, तो ये नियम इसका है। लेकिन कुछ विषय मांग का नियम ये है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। लेकिन अपवाद का मतलब ये है कि ऐसा कौन सी चीज है जिसमें आय बढ़ने पर मांग घटेगी, तो कौन सा है, तो मांग घटेगी, तो उसको बोलेंगे क्या, अपवाद, घटेगी। जैसे मान लीजिए आज आपकी क्या होगा, आज आपकी आय बढ़ेगी
तो अगर कोई व्यक्ति आय बढ़ेगी धीरे धीरे, तो वो उसकी आय बढ़ने पर जो व्यक्ति होगा तो वो बेकार और घटिया वस्तुओं का प्रयोग करना बंद कर देगा। क्योंकि अगर कोई अमीर व्यक्ति हो गया तो अमीर व्यक्ति क्या करेगा, ब्रांडेड चीज़ें पहनेगा, घटिया वस्तुओं को त्याग देगा। आज समझ रहे हो ना आप, घटिया वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा। या फिर जैसे तेल, जो बेकार तेल खाता है तो अच्छा तेल खाएगा, अच्छा जैसे कपड़े पहनेगा, तो बेकार वस्तुओं की मांग कम कर देगा जैसे जैसे आय बढ़ेगी, ठीक है ना। और जिनके पास आय कम रहती है बिल्कुल, तो वो घटिया और बेकार वस्तुओं को अधिक से अधिक, जैसे आज सेल लग गई कहीं 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 100 रुपये में 2 जोड़ी, 100 रुपये में 5 जोड़ी, तो वो जो जिनकी आय कम होती है वो वहाँ जाते हैं। लेकिन जिनकी इनकम बढ़ती जाती है तो वहाँ नहीं जाते, फिर वो अपने आप को सिर्फ महसूस करते वहाँ चलेंगे, नहीं नहीं नहीं, उनको अपना छोड़ देंगे। तो उनको बोलते हैं गिपिन वस्तु। क्या बोलते हैं उनको? गिपिन वस्तुओं को घटिया वस्तु। तो ये अपवाद यही है गिपिन वस्तु, गिपिन वस्तु को घटिया वस्तु बोलते हैं। तो ये है मांग का नियम, अपवाद, कि उन आय बढ़ने पर मांग घटेगी किन वस्तुओं की? गिपिन वस्तुओं की या घटिया वस्तुओं को। बाकी इस पर गिपिन वस्तुओं पर, किस पर? घटिया वस्तुओं पर। घटिया वस्तुओं पर क्या होता है? घटिया वस्तुओं पर ऋणात्मक प्रभाव होता है। ऋणात्मक प्रभाव का मतलब क्या है कि इस पर आय बढ़ने के साथ मांग कम होती है, उसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रभाव। ठीक है, आगे मैंने आपको बता दिया, अब यहाँ करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मांग का विस्तार का अर्थ है, मांग का विस्तार का अर्थ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एक ही मांग वक्र पर कीमत घटने पर मांग की मात्रा का बढ़ना। बिल्कुल सिंपल है कि एक ही मांग वक्र पर कीमत घटने पर मांग की मात्रा का बढ़ना। मांग में वृद्धि किसे कहेंगे? मांग की वृद्धि कहेंगे, देखो देखो, कीमतों के स्तर रहने पर मांग वक्र का दाईं ओर किसको देना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देखो सुनो, यहाँ इसको समझ लेना, मांग वक्र करो। ये मांग वक्र है, जैसे ये आपका, ये है आपकी मांग और इधर है आपकी कीमत। ठीक है, ये मांग और कीमत। यहाँ है 5, 10, 15, 20। ठीक है, ये कीमत है आपकी। और यहाँ है 1, 2, 3, 4, ये 5। ठीक है, अगर कोई किसी वस्तु की कीमत 5 रुपये रहेगी तो आप उस वस्तु की कीमत 5 रुपये रहेगी, कम कीमत रहेगी, तो आप अधिक से अधिक मांग करोगे, उस वस्तु को अधिक खरीदोगे। तो 5 रुपये कीमत रहेगी तो आप 5 वस्तु खरीदेंगे। अगर उसकी कीमत 10 रुपये हो जाएगी तो आप उसकी तीन ही वस्तु खरीदेंगे। अगर उसकी कीमत 15 रुपये हो जाएगी तो फिर आप 2 ही वस्तु खरीदेंगे। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी आप मांग कम करोगे। अब 20 रुपये कीमत हो जाएगी तो फिर आप एक ही वस्तु खरीदोगे। इस तरह से ये बन गया। बनने के कारण इसे डायग्राम बन गया आपका ये वाला, इस तरह से बन गया आपका ये, इस तरह से डायग्राम ये वाला। ये क्या है? ये है मांग वक्र। क्या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मांग वक्र। जो क्या है? ये ऊपर से गिरता हुआ है, ऊपर से गिरता हुआ। किधर गिरता हुआ? दाएं ओर। ये दाएं ओर गिरता हुआ, ये दाएं ओर गिरता हुआ ऊपर से। ये देखो यहाँ से बना ना ये मांग वक्र, देखो ये इस तरह से बन गया अपना आप ये मांग वक्र। यानी कि देखो आप यहाँ ऊपर से गिर रहा है नीचे की ओर, किधर? उस दाएं ओर गिर रहा है। ये बाएं तो इधर रहता है और दाएं इधर रहता है, तो किधर जा रहा है? दाएं ओर। मांग वक्र कैसा होता है? मांग वक्र हमेशा दाएं ओर ही होता है, ऊपर से गिरता हुआ। ये आपका पक्का ये भी चीजें हो गया। समझ गए ना आप क्यों होता है? क्योंकि आप कीमत बढ़ेगी, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वस्तुओं की मांग कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कीमत कम रहेगी तो वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। आपके अपना मांग वक्र बन जाएगा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक निकृष्ट वस्तु वह है, निकृष्ट वस्तु वही है गिपिन वस्तु, घटिया वस्तु, जिसमें आपको खत्म की या अपवाद है। कौन सी? जिसमें आपको देखो, उपभोक्ता वास्तविक आय में वृद्धि से उसकी मांग कम हो जाती है, उसकी मांग कम हो जाती है, उसको निकृष्ट वस्तु बोलते हैं, घटिया वस्तु बोलते हैं। देखो अब इतना समय नहीं है तो आपको इतना ही करना है। गिपिन वस्तु के लिए एंजिल वक्र होता है, तो एंजिल वक्र गिपिन वस्तु के लिए कैसा होता है? तो ऋणात्मक डाल लिए होगा गिपिन वस्तु के लिए। तो इसमें जैसे मैं आप बताऊं, ये घटिया वस्तु है, ये घटिया वस्तु बोलो या आपके गिपिन वस्तु बोलो, तो इसके लिए जो डाल होता है वो ऋणात्मक होता है। कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई आय बढ़ेगी तो घटिया वस्तुओं को प्रयोग करना बंद कर देगा। आज आप हो, आप नौकरी लगने के बाद में देखना आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाएगी बहुत सी। जैसे आप बैठना उठना, आपका बोल चालना, आपका जाना, वो सब आपका धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। आप घटिया जो आप तो बहुत से ऐसे तो आजकल तो सभी अच्छे प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें परिवर्तन तो आता ही है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा सामाजिक में, आपने पढ़ा होगा वर्ग में। आज आप छात्र वर्ग हो और जब आप नौकरी लग जाओगे तो आप शिक्षक वर्ग में जाओगे, और शिक्षक वर्ग में जाने के बाद में आपको शिक्षक वर्ग की तरह ही दिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है,
मांग की आय लोच ऋणात्मक होने पर जैसे आय घटती है, वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या होती है? तो आय घटती है तो वस्तु की खरीदी गई मात्रा क्या होती है? बताओ। आय लोच ऋणात्मक होने पर, यहाँ पर ऋणात्मक आय घटती है तो वस्तु की मांग क्या होती है? यहाँ पर बढ़ती है। इस बात पर यहाँ पर ध्यान देना है। इनमें से कौन सी वस्तुएं स्थापन वस्तुएं हैं? स्थापन आया है तो यहाँ पर स्थापन की जगह प्रतिस्थापन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? प्रतिस्थापन भी यहाँ पर आ सकता है। प्रतिस्थापन बोलो या स्थापन बोलो, एक होती है आपके पूरक, दो चीजें होती है अब तो आपके प्रतिस्थापन पूरक। मांग दो प्रकार की अलग अलग जो वस्तु होते हैं, एक होती है आपके प्रतिस्थापन, एक होती है आपके पूरक। पूरक का मतलब यह है कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। क्या? अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एक का अस्तित्व नहीं है। अब प्रतिस्थापन का मतलब है कि अगर एक नहीं मिलेगी, एक नहीं है तो दूसरे से काम चला लेंगे, दूसरी से काम चला लेंगे, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। जैसे मान लीजिए आज आप सोयाबीन का तेल खाते हो, किसका? सोयाबीन का तेल खाते हो, और सोयाबीन का तेल महंगा हो गया। क्या हो गया? महंगा हो गया। तो आप किसका खाओगे? फिर मूंगफली का खा लोगे। किसका खा लोगे? मूंगफली का खा लोगे। ये महंगा होने पर क्या होगा? इसको महंगा होने पर इसको सस्ते वाले को खरीद लोगे। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, मूंगफली का तेल महंगा होता है, लेकिन फिर मूंगफली का तेल आप खाना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो ना? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि अगर एक चीज में अगर कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरे की मांग बढ़ जाती है। क्या होती है? दूसरे की मांग बढ़ जाती है। यानी कि एक की कीमत महंगी हुई तो दूसरी की मांग बढ़ गई, दूसरे प्रतिस्थापन वस्तु की। और यहाँ क्या होता है? एक ही बिना अस्तित्व, जैसे बात करते हैं आपके गाड़ी और पेट्रोल है। अब गाड़ी और पेट्रोल का मतलब यह है कि गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी, गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। अगर यहाँ बात करें पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएगी, कीमतें क्या होगी? कीमतें बढ़ जाएगी तो क्या करोगे फिर आप? क्या गाड़ी खरीदोगे? नहीं। आप फिर क्या करोगे? आप सीएनजी की गाड़ी खरीदोगे, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे। यानी कि एक की कीमत बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ने पर आप दूसरी की मांग क्या कर दोगे? कम कर दोगे। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएगी तो गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा, इसलिए व्यक्ति कम से कम पेट्रोल की गाड़ी कम से कम खरीदेंगे। समझ रहे इस चीज को आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज मैं बात करता हूँ आपके चाय की पत्ती है। अब चाय की पत्ती है तो चाय की पत्ती क्या काम आती है? दूध में डालने के काम आती है। दूध और चाय दोनों एक दूसरे संबंधित है। अगर यहाँ पर चाय की कीमतें बहुत बढ़ जाएगी तो दूध भी कम, इसकी बिक्री कम हो जाएगी। तो एक पूरक वस्तु है, इस समझना इस चीज को आपको यहाँ समझ होंगे। तो कौन सी है? तो आप यहाँ देखो पूरक स्थापन वस्तु कौन सी? पेप्सी और कोको कोला। पेप्सी, अगर पेप्सी महंगी हो जाएगी तो व्यक्ति इसको खरीद लेंगे, किसको? कोको कोला को खरीद लेंगे। ठीक है, इसकी महंगी हो जाएगी तो इसको खरीदने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन कॉफी और दूध दोनों एक दूसरे संबंधित है। हीरा और गाय, दोनों हीरे और गाय संबंधित, पेन और शायद दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब ये 41 से खल से करेंगे तो ये चीज़ें आज इतना ही। अगले वीडियो में इसको संपूर्ण कर देंगे। आपके 30-40 के समय बचे हुए जो आपका जो बचा हुआ कोर्स है, इसमें जो आपका सिलेबस उसमें कर दूंगा। और आपके पास आपने पहले ही कर रखा होगा ये उपभोक्ता में मांग पूर्ति का उदाहरण है, ये साल की विद्या है, इनको अगले वीडियो में कर दूंगा। मैं भी चाहता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाता है, अगर मैं आपको जल्दीबाजी रहूँगा तो आपको ढंग से नहीं समझ पाऊंगा। वैसे आप बार बार रिविजन कीजिए, अभी आपका रिविजन का समय है, आप अच्छे से पढ़िए और कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी ब्रह्मास्त्र कोर्स से। और वैसे भी आपको संपूर्ण कोर्स कराए रखा है तो आपको हो सकता है अगर आपने ले रखा है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, और आएगी तो आप मेरे बेसिक आपसे मेरे से पूछिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको संपूर्ण समाधान किया जाएगा। लेकिन आपको इस बार तैयारी अच्छी करनी है, अच्छे से पेपर देख के आना है। अर्थशास्त्र विषय में आपको अच्छा स्कोर करना है, 10 के ऊपर तो आपको होना ही चाहिए। 10 के ऊपर अच्छा स्कोर रहेगा तो आपको अन्य विषय में अपने आप अच्छा स्कोर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, एसएसटी में बात करें तो गणित का जो काम करता है वो अर्थशास्त्र विषय काम करता है। इसका बार बार रिविजन जरूरी आवश्यक है। तो इसी कड़ी में हम रिविजन कर रहे हैं। रिविजन में हमने लगभग, आपको पता होगा, आपने वीडियो भी देख लिए होंगे, हमने 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं। ये आपका तीसरा वीडियो है और संभवतः हो सकेगा तो इसी वीडियो में आपके संपूर्ण कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय, उपभोग फलन, मुद्रास्फीति, मांग पूर्ति की सामान्य अवधारणा, उपभोक्ता सामय को अच्छे से पढ़ लिया है।
अब इस वीडियो में जितने भी टॉपिक बचे हुए जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक पढ़ेंगे ताकि आपका ये विषय कंप्लीट हो जाए। तो बात करते हैं अब आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे अब आपके इन्हीं चैप्टर के रहेंगे जिनको आपको एक एक को आराम से देखना है और समझना है। आपकी जो अवधारणा है वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ से दो क्वेश्चन यहाँ से आता है आपके मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है। अब आपके साख वाले टॉपिक से आ रहा है, जो आपके टॉपिक बचे वहां से देखना मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। अब मुद्रा वाला टॉपिक है तो आपने साख वाला टॉपिक पढ़ा होगा, साख क्या होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो साख का मतलब होता है कि जो हम यानी कि जो पैसा बैंकों के द्वारा जो सृजित किया जाता है उसको साख बोलते हैं। साख अलग अलग प्रकार की होती है। पहले एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए, जो बैंक होते हैं बैंकों के दो कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? नंबर एक, बैंक के जो कार्य होते हैं वो दो कार्य होते हैं। एक तो होता है उनको ऋण देना, किसी को भी यहाँ पर ऋण देना, और दूसरा होता है जमा स्वीकार करना। क्या होता है आपका? जमा स्वीकार करना। जमाएं दो तरह की होती है, एक होती है मांग जमा होती है और एक होती है समय जमा। इन दोनों को यहाँ पर ध्यान देना, ये आपके बहुत काम आएगा। एक होती है मांग जमा, एक होती है समय जमा। लेकिन इन दोनों में भी आपको दो प्रकार है। अगर यहाँ समझोगे तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा और यहाँ ही पर आपका उलझन होगा। आपको ऋण को तो नहीं समझना, आपको यहाँ पर जमा को ही समझना है। अगर जमा की बात करें तो यहाँ पर आपकी दो तरह की जमाएं हैं। कौन कौन सी है अब यहाँ पर देखना। मांग जमा में भी दो प्रकार की होती है, एक होती है बचत जमा मांग जमा और एक होती है आपके चालू मांग जमा। ठीक है, बचत का मतलब क्या है? सेविंग अकाउंट जो हम सब खोलते हैं। जो बचत जो जमा होती है उसको बोलते हैं यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो हम लोग खोलते हैं, जिसमें आपको बताऊंगा कि बचत में और चालू में क्या अंतर होता है। चालू जो होता है यानी कि जो आपके चालू अकाउंट होता है वो व्यापारिक लोगों के द्वारा या व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा खोला जाता है। जहाँ पर सेविंग अकाउंट की बात होती है, जहाँ हम खोलते हैं, उसमें क्या होता है कि महीने में आप 2-5 बार लिमिट होती है उसमें जमा करने की, निकालने की, या एक दिन में आप ATM में से इतनी बार निकाल सकते हो राशि, अधिकतम में उसकी लिमिट होती है। लेकिन जो चालू खाता होता है जो व्यापारिक लोगों के द्वारा बनाया जाता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। उसमें आप कितनी बार भी जमा करो, कितनी बार भी निकालो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो मांग जो जमा है वो दो प्रकार की होती है, एक बचत जमा, एक होती है चालू जमा। ठीक है, इसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हो, कभी भी निकला सकते हो। इसकी यही खासियत होती है मांग जमा की कि इसमें आप कभी भी पैसा जमा करो और कभी भी इसमें निकलाओ। और दूसरे होते समय जमा। इसमें क्या होता है कि आपको एक समय के लिए रकम जमा करनी होती है। इसमें ऐसा नहीं कि आप कभी भी जमा कराओ कभी भी निकालो, इसमें एक निश्चित होती है। तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो इसमें भी जो आपके समय जमा है वो आपके दो तरह की होती है। जैसे एक होती है आपकी आवर्ती जमा। क्या होती है आपके आवर्ती जमा, जिसे आपके मान लीजिए जो आवर्ती जमा है कि आप कितनी समय के लिए आप कराओगे। एक होती है आपके FD। क्या होती है आपकी FD से आप अलग अलग बोल सकते हो। जैसे आपकी FD को आप सावधि जमा बोल सकते हो। सावधि से बहुत से लोग जमा करते हैं कि 5 साल के लिए मैंने सावधि जमा कर दी, तो FD को सावधि बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि दो प्रकार की चीजों को, यहाँ से आपके आगे वाले क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आपकी मुद्रा के प्रकार आएंगे M0, M2, M3, M4। तो यहाँ पर ध्यान देना कि मैं समय की बात कर रहा हूँ कि मांग की बात कर रहा हूँ। जमा दो तरह की होती है, एक समय जमा और मांग जमा। अगर मैं मांग जमा की बात करूंगा तो उसमें आपके बचत और चालू दोनों ही प्रकार की आएगी उसमें, और मैं समय की बात करूंगा तो उसमें आपके आवर्ती और सावधि दोनों ही प्रकार इसमें आएगी। ठीक है, यहाँ पर बेसिक चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करती है मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है। तो सामान्य अर्थ है करेंसी। करेंसी का मतलब क्या होता है? पैसा जो नगद है। जैसे उसमें सिक्के हो गए, आपके 10 रुपये का नोट हो गया, 100 रुपये का नोट हो गया या 500 का हो गया, उस करेंसी को पैसा बोलते हैं जो हमारे हाथ में है, उसको क्या बोलते हैं? करेंसी को पैसा बोलते हैं। और मांग जमा राशियां, मांग जमा में अब देखो यहाँ मांग जमा में क्या आ गई आपकी मांग जमा में यहाँ मुद्रा का प्रयोग हो रहा है। तो मांग जमा में अब यहाँ पर आए तो मांग जमा राशियां इसका आंसर होगा। तो मांग जमा में दो तरह की होती है, एक होती है आपके बचत वाला और एक कौन सा होता है आपके चालू वाला। इसमें ये दो ही शामिल है, यानी मांग जमा ही यहाँ पर शामिल होती है। करेंसी और मांग जमा राशियां ही मुद्रा होती है, इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया कि बैंकों की संपूर्ण जमा राशियां। तो संपूर्ण जमा राशियों में तो फिर आपकी यहाँ पर दो होती है जमा राशियां, एक होती है यहाँ पर मांग होती है और एक आपके समय जमा होती है। लेकिन यहाँ पर आपके समय जमा वाली आपकी मुद्रा में शामिल नहीं होती है, वो आपके मुद्रा में शामिल नहीं होती है। कौन सी समय जमा वाली मुद्रा में शामिल नहीं होती है, केवल मांग जमा वाली ही आपकी मुद्रा में शामिल होती है, जो मैंने आपकी अभी यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है,
इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस करना, ये चीज़ें यहाँ आपको बहुत आगे फायदा देगी। यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन आपको लाखों बच्चे से ऊपर निकाल देगी। सलेक्शन लेना होगा तो अलग से आपको समझना होगा। और जो अधिकांशतः आपने देखा होगा जो अभ्यर्थी है और अर्थशास्त्र में मुश्किल से 19 प्रश्नों में से SST में 6 या 7 प्रश्न करके आते। अब मैंने आपको कोर्स में विस्तार से बता दिया, डिटेल से बता दिया है, वहाँ पर आपके विस्तार से है। और इसकी बुक्स भी आपके कोर्स में ऐड है, उसको भी आप वहाँ पढ़ लीजिए, पूरे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की कीमत स्तर में क्या होता है। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर कीमत स्तर में क्या होता है। अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा की पूर्ति का मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक जो मुद्रा छापता है उसके मुद्रा अधिक छाप दे तो क्या होगा। देखो मुद्रा अधिक छापने से क्या होगा कि एक तो ये भी हो सकता है कि लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई हो तो उसको बढ़ाने के लिए मुद्रा छापी जाती है, या हो सकता है कि मुद्रास्फीति कम हो गई हो तो मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए छाप सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर होगा कि सुरक्षित सीमा पर निर्भर करता है कि उसकी सीमा कितनी है। जैसे मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर कीमत स्तर में, अब मान लीजिए जैसे कीमत तो अब बहुत कम है, अब कीमत को थोड़ा बहुत बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी मान लीजिए आज आलू है तो आलू की कीमत 10 साल से मान लीजिए 10 रुपये ही है। अब उस कीमत बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, तो कीमत बढ़ाने के लिए कीमत बढ़ेगी आलू की तो क्या किसानों को फायदा होगा। तो एक तरह से कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए आज सरसों है 750 रुपये किलो है 10 साल से, अब किसानों को तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन जो व्यापार जो लोग हैं जो उपभोक्ता है उनको फायदा हो रहा है क्योंकि उनको सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन किसानों को नुकसान हो रहा है। तो सरकार किसानों को भी सोचेगी, इसलिए उसकी कीमत बढ़ाने के लिए क्या होगा तो मुद्रा की अधिक पूर्ति करनी पड़ेगी। ये अर्थशास्त्र की एक अवधारणा है जिनको मैंने आपको विस्तार से समझाया है, वहां पर आप वहां पर समझ लेना क्या किस तरह से नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के लिए काम में लाए जाने वाले प्रमुख निर्धारक है। अब यहाँ पर आपके देखो M2 क्या है, M3 क्या है, M1 क्या है, M1 क्या है, M3 क्या है, देखो ना समझना। अब भारतीय रिजर्व बैंक है जो RBI है, RBI जो है वो क्या करता है कि जो भारत है, भारत में मुद्रा की पूर्ति करता है। कितना किसकी मुद्रा की पूर्ति करता है। अब RBI कैसे निश्चित करता है कि भारत में हर साल कितने नोट छापने हैं और कितनी मुद्रा की पूर्ति करती है, तो इसके लिए अलग अलग माप है। अगर यहाँ बात करो तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 1967 तक केवल एक ही माप था, M तक, M0 बोल सकते हैं। और 1977 तक जो था वो M3 को भी अपना लिया गया। उसके बाद में 1977 के बाद में M4 को भी अपना लिया गया। तो इस तरह से बात करते हैं तो अपने पूरे कुल मिलाकर जो मुद्रा की मूर्ति की माप है वो है, या तो M बोल दो इसको या फिर M0 बोल दो। एक है M1, एक है M2, एक है M3, एक है M4। इस तरह से आपके मुद्रा के 5 प्रकार है। तो इसमें से जैसे इसमें क्या जमा है, तो इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसमें जो करेंसी, लोगों के पास जो करेंसी है, लोगों के पास जो करेंसी है वो इसमें शामिल होती है। साथ में ही बैंकों के पास जो बैंक है, बैंकों के पास जो आपकी यहाँ पर बैंकों के साउदी जमा, यहाँ पर ध्यान देना, साउदी जमा बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, साउदी जमा। अब यहाँ पर समझो, मैंने यहाँ पर M में बात की तो मैंने यहाँ बोला साउदी जमा, M0 में यहाँ पर साउदी जमा होती है, ये इसमें शामिल होती है। अब साउदी जमा यानी कि आपके जमा के 2 प्रकार थे। कौन कौन से, मांग जमा और समय जमा। और समय जमा के 2 प्रकार थे, आवर्ती और सावधि। तो यहाँ पर आवर्ती जमा है, यहाँ सावधि, आवर्ती नहीं है, यहाँ सावधि है। किसमें, M0 में। अब यहाँ बात करूँ तो M1 में क्या है, M1 में अगर यहाँ M1 में बात करूँ तो लोगों के पास करेंसी क्या, एक का ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला एक का ये आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ बैंकों की जो साउदी जमा है, यहाँ पर साउदी जमा की जगह बैंकों में यहाँ पर आ जाएगा बैंकों की मांग जमा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, मांग जमा आ जाएगा यहाँ पर। अब मांग जमा में यहाँ पर आपको 2 पता है, मांग जमा में यहाँ पर आपको 2 प्रकार है, बचत और कौन सी चालू, दोनों यहाँ पर पूरी की पूरी जमा है। इसमें लोगों के पास करेंसी उसी कुछ आ जाइए। अब यहाँ पे M2 में क्या आएगा, M2 में क्या, अब यहाँ पर ध्यान देना कि लोगों के पास करेंसी वाला तो आपके सब में आएगा, लोगों के पास करेंसी वाला सब में आएगा। अब M2 में क्या आएगा, M2 में प्लस यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की आ जाएगी, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की यहाँ पर मांग जमा आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। और M3 में क्या आएगा, तो M3 में M3 में M1 तो पूरा जाएगा, इसमें M1 पूरा जाएगा, इसमें M1 तो पूरा आएगा। और साथ में इसमें बैंकों की क्या आ जाएगी, बैंकों की इसमें क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपके मांग जमा तो आएगी और यहाँ पर समय जमा भी आ जाएगी समय जमा, ठीक है, समय जमा। और यहाँ पर अगर बात करें यहाँ M4 में, तो M4 यहाँ पर इसमें बात करें तो M4 में M2 हो जाएगा और M2 के बाद में आपकी पोस्ट ऑफिस के सभी जमा इसमें आ जाएगी। तो इस तरह से आपका रहेगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, अब मैं यहाँ, अब ये आपके हैं
ठीक है। अब मैं यहाँ कहूँगा कि M3 में क्या क्या जमेगा। अब M3 आया तो M3 में क्या रहेगा, तो M3 में कहा कि मैंने M1 रहेगा। कौन सा रहेगा, आपकी M1 तो पूरा रहेगा। तो M1 क्या था, तो M1 इसमें कहा कि लोगों के पास करेंसी, क्या था, लोगों के पास करेंसी, लोगों के पास जो पैसा है वो इसमें जमा रहेगा। साथ में इसमें रहेगा प्लस बैंकों की, यानी कि यहाँ पर बैंकों की क्या रहेगी, बैंकों की मांग जमा प्लस इसमें क्या रहेगा, प्लस इसमें क्या रहेगा, बैंकों की क्या रहेगी, इसमें बैंकों की समय जमा ये M3 में रहेगा। अब यहाँ पर M3 में ये चीजें रहेंगी। अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ से इसको हटा दूँ, किसको, बैंकों की समय जमा को यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये जो बचेगा ये बचेगा आपके M1। कौन सा बचेगा, आपके M1 बचेगा। इस तरह से यहाँ पर ध्यान देना होगा। और M3 को यहाँ पर विस्तृत मुद्रा भी बोलते हैं, बोलते हैं इसको विस्तृत मुद्रा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से M1 को और M3 को ही मुख्य रूप से RBI यहाँ पर प्रयोग करती है। किसके लिए प्रयोग करती है, उसकी मुद्रा नीति बनाने के लिए। तो इस बात यहाँ पर समझना, M1 और M3 को इस यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है आपके कि बैंकों के द्वारा मुद्रा पूर्ति के लिए काम में ले जाने वाले प्रमुख निर्धारक कौन से हैं, तो M1 और M3 ये दोनों निर्धारक है। तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है कि M1 और M3 में अंतर क्या है। कि M1 और M3 में अंतर केवल ये है समय जमा का, बैंकों के समय जमा का, कि इसमें M1 में बैंकों की समय जमा नहीं होती है, जबकि M3 में बैंकों की समय जमा इसमें होती है। और समय जमा दो तरह की होती है, आवर्ती और आपको बताओ सावधि। निम्न से मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है, विस्तृत माप। तो विस्तृत माप कौन सा वाला है, आपका M3 है। कौन सा वाला है, ये M3 है। अब बताओ ये कौन सा है, जनता के पास मुद्रा अब मांग जमा, ये कौन सा वाला है, मैंने कहा था ना। अब यहाँ लिख देता हूं मैं, ये मांग जमा कौन सा वाला है, ये आपके M1 वाला है, मांग जमा। अगर मैं यहाँ पर लिख देता समय जमा, क्या लिख देता यहाँ पर, समय जमा लिख देता, तो ये कौन सा माप होता, तो ये आपके M3 वाला होता है। इस तरह से आपको सूत्र आएंगे, वहां पर आपको सही करना है, ठीक है। अब ये M2 और M4 में यहाँ पर आपके पोस्ट ऑफिस आते हैं, क्या आते हैं आपके पोस्ट ऑफिस। इसमें M2 और M4 में यहाँ पर आपके बैंक की जमा नहीं आती, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आते हैं। ये यहाँ पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर RBI की बात कर रहा हूं, तो RBI में आपको एक चीज देखनी है। अगर RBI की बात कर रहा हूं, RBI एक्ट की बात कर रहा हूं, तो RBI की स्थापना, तो जो RBI एक्ट है, RBI एक्ट के तहत 1974 के तहत 34 के तहत हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, इसका आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1935 में की गई। कब की गई, 1935 में की गई। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहां पर है, इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। ये क्या करता है, ये RBI क्या करता है, बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, बैंकों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, कार्यप्रणाली पर। लेकिन आपको पता होगा कि ये इस पर नजर रखता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस पर ये नजर नहीं रखता। पोस्ट ऑफिस पर जो डाकघर है, पोस्ट ऑफिस पर ये क्या करता है, इस पर ये नजर नहीं रखता है। इस बात पर ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो आपके एक चीज और है, जैसे आपके बैंक है। अब बैंकों का आपकी बात करें तो भारत का जो प्रथम बैंक था, भारत का जो प्रथम बैंक था वो कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक था, जिसकी स्थापना कब की गई, तो स्थापना की गई थी वो 1770 में इसकी स्थापना की गई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। इसके बाद में अगर बात करें तो 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक की, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। जो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, ये 3 बैंकों को मिलाकर, जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कौन सा, मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, इन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई। और इंपीरियल बैंक का, इस बैंक का 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम दिया गया SBI। SBI का मतलब क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में इम्प्रेंट बैंक का, और इसको एसबीआई का नाम दिया गया। इसी तरह से अगर बात करें तो 14 बैंक थे, जो 14 बैंक थे, इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। बाकी 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया 1980 में। ये तारीख आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, और इम्प्रेंट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह से बहुत चीज़ें जो आपको यहाँ पर समझनी होगी, एक चीज़ आपने हम देखना होगा। इस तरह से आपकी पूरी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि क्या चीज़ है, किस तरह से नहीं है। निम्नलिखित मदों में से कौन सी एक मद M3 का भाग नहीं है? M3 का भाग नहीं है। M3 में नंबर 1 चलन में मुद्रा, बिल्कुल सही है। बैंकों के पास सावधि जमा, बिल्कुल सही है। बैंकों के पास मांग जमा, बिल्कुल सही है। तो कौन सी नहीं है? ये वाली आपके सही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ में कह देता, यहाँ पर कहता कि M1 में क्या क्या जमा है, तो M1 में मांग जमा होती और चलन मुद्रा होती, लेकिन सावधि जमा इसमें नहीं होती M1 में। बिल्कुल आसान हो गया ना आपका। मिल्टन पर डिमांड के अनुसार किसी समय विशेष में मुद्रा की पूर्ति होती है, तो जनता के पास करेंसी, बैंकों की कुल मांग जमा और सावधि जमा, यही आपके क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति होती है। इसको ही M3 बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या रिजर्व मुद्रा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा या रिजर्व मुद्रा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो आरबीआई के द्वारा व्यापारिक बैंकों, सरकारी बैंकों और नाबार्ड को जो उधार दिए जाते हैं वो उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के रिजर्व प्रमुख स्रोत होते हैं। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। M3 का अर्थ क्या है? तो M3 का अर्थ आपको बता दिया मैंने कि M3 का मतलब है कि M1 में अगर आप समय जमा कर दोगे तो वो आपकी M3 हो जाता है। बार बार मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। देश में साख की मुद्रा का नियमन और नियंत्रण किया जाता है। साख का मतलब पैसा, पैसा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई। अब व्यापारिक बैंकों के बारे में बताई जाएगी किस तरह से बैंकों का विकास हुआ, हिंदुस्तान किस तरह से राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करें, वो जमा राशि जिन्हें जमाकर्ता नकदी या वास्तविक मुद्रा के रूप में बैंक में जमा करते हैं उसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक जमा। जब आप कोई भी पैसा जमा करते हैं बैंकों के पास में तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक जमा। तो उस जमा को ही बैंक अलग अलग जगह बेच कर, किसी को ब्याज देकर, किसी को लोन देकर, किसी को कुछ करके, उससे ही बैंक अपना जो काम करता है। तो अपनी जमाओं के माध्यम से, प्रारंभिक जमाओं के माध्यम से ही वो काम करते हैं बैंक। इसके बाद में व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन निर्धारित होता है। किसके द्वारा? अब साख सृजन आपके होता है उपयुक्त सभी के द्वारा। नगद आर्थिक अनुपात और सावधि तरलता अनुपात, आप इन दोनों को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आपको मैं बता दूं, 2 चीजें होती है। इसको अगर नगद आर्थिक अनुपात को हम बोलते हैं CRR, ठीक है, और इसको बोलते हैं सावधि तरलता अनुपात, इसको बोलते हैं SLR। इन दोनों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। CRR और SLR का मतलब क्या है? तो नगद आर्थिक अनुपात का मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि बैंकों को अपनी जो राशि है उस राशि का एक निश्चित अनुपात, अपनी राशि का एक निश्चित अनुपात कहाँ रखना होता है? वो आरबीआई के पास रखना होता है। किसके पास? आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। अभी कितना है? 4.5% भाग आएंगे। जैसे 100 रुपए है, 100 रुपए में 4.5 रुपए बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास रखना ही पड़ेगा। और SLR का मतलब क्या है कि बैंकों को अपनी राशि है, जो राशि है उसका कुछ प्रतिशत भाग अपने पास रखना ही होगा। उसको न तो उधार दे सकते, न लोन दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अपने पास रखना ही होगा। मतलब कितना है? यानी कि अगर बात करें तो यहाँ पर 18%, कितना? 18%, 18 और 4। अब बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, तो 100 रुपए में से 18 रुपए तो उसके पास अपने पास रखने ही पड़ेंगे। कितने रुपए? 18 रुपए तो अपने पास रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि कभी भी संकट आ सकता है, और संकट आ सकता है तो ये 18 रुपए ही काम करने पड़ेंगे। बैंक अपनी पूरी पूंजी को उधार नहीं दे सकते, बांट नहीं सकते, किसी को नहीं कर सकते। उनको 100 रुपए में से 18 रुपए तो अपने पास रखने ही पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SLR। क्या बोलते हैं उसको? SLR। और उसमें से इस 100 रुपए में से बाकी 4.5% जो पैसे, 4.5 रुपए वो आरबीआई के पास ही जमा करने पड़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको?
CLR यानी नगद आरक्षित अनुपात। इस तरह से बात करें तो बैंक अपनी 100 रुपए में से अगर बात करें तो 22 रुपए का तो प्रयोग करते ही नहीं है। 22.5 रुपए के अलावा जितना पैसा बचा, जो 88 रुपए आए, जो आपके 78 रुपए, उनको वो बैंक अलग अलग रूप में काम करते हैं। तो इसको बात ध्यान रखना कि इनका तो प्रयोग करते ही नहीं है बैंक वाले। तो अब इसके द्वारा अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर अब साग का जो सृजन होता है इन सभी के द्वारा होता है, इनके द्वारा पारंगजिमा के द्वारा भी इनका साग का सृजन होता है। अगर यहाँ पर बात करें, अगर यहाँ इसका अनुपात घटा दे, मान लीजिए यहाँ पर कर दें कि आपकी जो 18% है वर्तमान में, तो अगर इसको यहाँ बोल दे कि यहाँ केवल आपको 15% ही करना है तो 3% और मार्केट में जाएगी पैसा, और 3% जो बैंक के पास रखे हुए, अगर 18% में बढ़ा कर दें कि बैंक को अब 22% अपने पास रखना होगा तो क्या होगा, बैंक कम कर्ज देंगे। अब बोल देगा उसको आपको 10% ही करना, 18% की जगह, तो बैंक और अधिक कर्ज देंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा हो जाएगा। तो साथ करेंगे पैसा बढ़ाना नहीं बढ़ाना इन सभी के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, अब आपके यहाँ पर साख का नियंत्रण के लिए पैसों को नियंत्रण करने की 2 तरह की विधियां हैं। कौन कौन सी? अब साख नियंत्रण की 2 तरह की विधियां हैं। कितनी तरह की? 2 तरह की। एक होती है आपके जो बोलते हैं मात्रात्मक। कौन सी? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक को परिणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणात्मक बोलते हैं। और एक होती है आपके चयनात्मक को क्या बोलते हैं? चयनात्मक गुणात्मक बोलते हैं। ये 2 तरह की विधियां होती है। इसमें मुख्य रूप से मात्रात्मक में क्या आती है? आपके बैंक दर आती है। क्या आती है? बैंक दर आती है। आपके इसमें रेपो दर आती है। इसमें आपके रिवर्स रेपो दर आती है। रिवर्स रेपो दर आती है। इसी तरह से आपके इसमें SLR आता है, CRR आता है। इस तरह की आती है जो आपको मैंने पहले बता रखा है, तो उसको आप वहां पढ़ लेना। आपको यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ समझ लो कि मात्रात्मक विधि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर मार्जिन आवश्यकता है, ये आपकी विधि नहीं है, बाकी आपके सब यहाँ है। कुल जमा का वो अनुपात जो वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? तो रखना पड़ता है तो नगद आरक्षित अनुपात। और जो स्वयं के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं सावधि तरलता अनुपात। स्वयं के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं SLR। और जो RBI के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं CRR, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साख निर्माण की वे विधियां जो अर्थशास्त्र में मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करती है उसको कहते हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर परिणात्मक विधियां। 2 तरह की ही विधियां हैं, परिणात्मक और चयनात्मक। चयनात्मक को क्या बोलते हैं? यहाँ पर गुणात्मक विधियां बोलते हैं इसको। और इसको परिणात्मक को क्या बोलते हैं? परिणात्मक को यहाँ पर मात्रात्मक बोलते हैं। इस बात पर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। साख की राशनिंग क्या है? तो साख की राशनिंग की एक तरह से आपके चयनात्मक विधि है। कौन सी है? आपके चयनात्मक विधि है। निम्नलिखित में जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2006 है, वो उसका पहला चरण कहाँ शुरू हुआ? अब आपके वो टॉपिक खत्म हो गया, कौन साख वाला खत्म हो गया। अब आपके मैंने कहा था इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करूंगा, जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। अब कहाँ से हुआ? आपकी जो गरीबी है, निर्धनता वाला टॉपिक है, रोजगार वाला है, तो वहाँ से ही आपके आते। तो पहला चरण की जो चरण कहाँ शुरू हुआ था? तो आपके वंदलापल्ली से शुरू हुआ था। कहाँ से? वंदलापल्ली। थोड़ा फास्ट चलते हैं ताकि आपको फटाफट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता? बाकी और तो मिलता है, लेकिन ये एक लाभ नहीं मिलता। कौन सा लाभ? ये 10 लाख का दुर्घटना बीमा, बाकी और सब मिलते हैं। जमा राशि में ब्याज मिलेगा। खाते में न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुला हुआ है तो आप कितनी भी राशि रख सकते हो, 0 रुपये, 500 रुपये, कितने में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण हो सकता है। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना। मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किसने के द्वारा किया गया? तो महबूब उल हक। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अमर्त्य सेन भी बात कर सकते हैं, तो अमर्त्य सेन भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये महबूब उल हक कहाँ के थे? तो ये बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के रहने वाले थे। और ये अमर्त्य सेन कहाँ के थे? भारत के रहने वाले थे। तो दोनों ने ही मानव विकास के अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा कारक मानव विकास सूचकांक के संकेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो आपके 3 कारक है मानव विकास सूचकांक के। 3 घटक है। कितने घटक है? 3 घटक है। अब 3 घटकों में कौन कौन से? नंबर 1 है आपके जीवन प्रत्याशा, पहला। दूसरा कौन सा है? शिक्षा तक पहुंच। तीसरा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इस तरह से 3 घटक है। ये वाला आपके शामिल है इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो आपके यहाँ पर है। तो 3 घटक मानव विकास सूचकांक के 3 घटक है। अगर मानव विकास सूचकांक की दृष्टि देखें तो भारत का लगभग 131वां स्थान है पूरे विश्व में। अब पहला स्थान किसका रहता है? तो पहला स्थान यहाँ पर नॉर्वे देश का रहता आया है। मानव विकास की दृष्टि से पहला स्थान इसका रहता है।
भारत में मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? तो मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? तो यहाँ पर 2000 में हुआ मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन। वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है किसके द्वारा? तो यूएनडीपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो 1990 में सर्वप्रथम प्रकाशन किया गया। तो मानव विकास का सूचकांक का सर्वप्रथम प्रकाशन 1990 में किया गया। सतत विकास की संकल्पना किसके पर केंद्रित है? तो ये सभी पर केंद्रित है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण पर सभी पर केंद्रित है। अगला, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। कितने लक्ष्य? 17 लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किए हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का 120वां स्थान है। इसके बाद में विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा किया जाता है। सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की गई? सतत विकास की संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की गई? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई। इसके बाद में सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स के आधार पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 श्रेणियों में। देखो मैं पास्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी वीडियो छोटा रहे और आप इन चीज़ों को आराम से देख सकते हो। इन चीज़ों को मैंने आपको समझा रखा है ऑलरेडी, अच्छे से आपको पहले पढ़ा रखा है, और जिनके पास कोर्स है उनके पास एड भी है और उन्होंने बार पढ़ रखा है, ताकि आपकी एक बार में आपके रिविजन हो जाए फटाफट। सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो भारत में कोयला मंत्रालय के द्वारा सतत विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान इसका सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। कुल 17 लक्ष्य है, 17 लक्ष्य आपको याद होना चाहिए। 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो 17 लक्ष्यों में से आपके अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है। विश्व में पर्यावरण लेखांकन की विधि का सबसे पहले विकास किसने किया? तो पियर्स एंड वार्ड ने इसका विकास किया था। आगे, हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक सुस्थिर विकास विभाग के द्वारा किया गया है। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने हरित लेखांकन को किस नाम से पुकारा है? तो हरित लेखांकन को यहाँ पर सामाजिक लेखांकन के नाम से पुकारा है जे.आर. हिक्स ने। इसके बाद में विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित किस धारणा को हेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है? हेल्थ ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? तो ग्रीन जीएनपी की अवधारणा को यहाँ पर हेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कब अस्तित्व में आया? तो यहाँ पर अक्टूबर 2010 में यहाँ पर अस्तित्व में आया था। इसके बाद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह से आपके पूरे क्वेश्चन हुए। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, पूरी चीजें यहाँ बता दी है विस्तार से। बाकी अगर यहाँ बात करोगे तो यहाँ पर आपका अर्थशास्त्र वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको हो गए। नीति आयोग का मैंने यहाँ नहीं कराया क्योंकि आपके मैंने पॉलिटिकल में करा रखा है। बाकी मैंने यहाँ पर आपको विस्तार राष्ट्रीय आय के बारे में विस्तार बताया, उपभोग प्लान, बाकी सबके बारे में मैंने आपको विस्तार से बढ़ा रखा है, विस्तार से आपको समझा रखा है। अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अर्थशास्त्र में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।